Okay, so last class, what are the things that we have discussed? That is the CLT, that is the central limit theorem, and the sampling distribution of the means, and what is the meaning of this that means what is the need of sampling, and what is the population. These are things that we have discussed. Okay, so any doubt from the previous class? किसी को कोई डाउट है या ये प्रॉब्लम CLT का क्या मीनिंग है समझ में आ गया था? Okay, so let us proceed to the next one. That is, so two sample. सर वो क्विज का जो क्वेश्चन था वो नहीं हुआ, थोड़ा कर दीजिए। नहीं हुआ, वो तो एक्जैक्टली सेम था ये जो प्रॉब्लम किया है। वो 10 आ रहा है ना, तो 10 का तो जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकल रहा। तो यहाँ पे तो सेम ही दिया था ना, तो उतना तो डिफरेंसेस है ही नहीं। तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा था वहां पे? कहाँ पे 10 आ रहा था या क्या आ रहा था? सर z is less than 10 आ रहा था। 1 minus z is less than 10। हाँ, तो जितना प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट कर लो। तो z is less than 10, that probability is very very less actually. That probability will be very very less or tends to 0. सर तो नॉर्मल से देखते हैं ना? हाँ, नॉर्मल से देखते हैं तो नॉर्मल में z इक्वल टू 10, क्या फिर उसको हमको चेंज करना होता? तो z is less than 10 या greater than 10 आ रहा है? लेस देन 10 आ रहा है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ z is less than 10 ये टाइप का आ रहा है ना। तो लेस देन 10 मीन्स वो टेंड्स टू 1 आएगा एक्चुअली, अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। मैं तो जस्ट रैंडमली वो क्वेश्चन अपने से फ्रेम किया था, तो मे भी कुछ कैलकुलेशन में भी हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखो कि मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसीजर पता चल गया ना, कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ सर। हाँ, देन दैट इज इम्पोर्टेंट। और यदि आ रहा है तो वो वाला पार्ट दैट यू कैन मैनेज, कोई इशू नहीं। और एग्जाम में या कहीं भी क्वेश्चन आएगा वो इस टाइप का रहेगा, तुम कैलकुलेट कर सको। ये एक्चुअली मैं जस्ट रैंडम दिया था, तो मे भी कुछ कैलकुलेशन तक चलती है। ओके, so this thing is completed here, that CLT. This one completed, sampling distribution, sorry, yeah, correct. Okay, so इसके रिलेटेड और एक क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करो। So if all possible samples of size 16 are drawn from a normal population with mean equals to 50, standard deviation equals to 5, okay, then what is the probability that the sample mean x bar will fall in the interval this to this interval? So what you have to find out here, so sample size 16 दिया है, ठीक है। और जब ये जो नोटेशन है ना म्यू ऑफ एक्स बार, इसका मीनिंग क्या है कि मीन ऑफ एक्स बार, एंड जब सिग्मा ऑफ एक्स बार मीन्स मीन ऑफ सॉरी वेरिएंस ऑफ एक्स बार, ठीक है। तो then the it is asked to find out the will fall in the interval this one, okay. That means the probability of x bar that lies between mu x bar minus 1.9 into sigma x bar to mu x bar minus 0.4 sigma times of x bar, ये प्रोबेबिलिटी तुम्हें फाइंड आउट करना है। Is it correct? So what you have to do right now, the probability of यहाँ पे mu x bar है,
तो यदि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. So for that minus 1.96 into sigma of x bar is less than x bar minus mu of x bar is less than minus 0.4 sigma x bar. Is it correct? Now probability of, यहाँ पे देखो कि क्या दिया है कि दिस इज सिग्मा ऑफ एक्स बार दिया है. यहाँ पे ये नहीं दिया है कि सिग्मा ओनली, जो कि वेरिएंस ऑफ या वेरिएंस ऑफ एक्साइज है. बट यहाँ पे जब सिग्मा ऑफ एक्स बार लिखा है तो सिग्मा ऑफ एक्स बार क्या होता है जनरली तुम्हारा? सिग्मा ऑफ एक्स बार इज सिग्मा स्क्वायर सॉरी सिग्मा बाय रूट एन. सिग्मा ऑफ एक्स बार दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय रूट एन. तो ऑलरेडी यहाँ पे है क्या सिग्मा बाय रूट एन. यदि नहीं भी पता है तो डोंट नीड टू डू दिस. तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स बार. तो नो नीड टू कैलकुलेट द वेरिएंस क्या होगा क्या नहीं. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, minus 1.96 into x bar minus mu times of x bar divided by sigma of x bar is less than minus 0.4. ठीक है, fine. So this will be equals to, now this one become थोड़ा ऊपर स्क्रॉल. हाँ ठीक. So this becomes probability of minus 1.96 that lies between x bar minus mu x bar divided by sigma of x bar. Okay, so this becomes your Z distribution. क्योंकि x bar minus mu x bar divided by sigma x bar that follows a standard normal distribution. ठीक है, क्योंकि x bar क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है कि ये नॉर्मल पॉपुलेशन से आ रहा है. सो एक्स बार विल फॉलो नॉर्मल विथ म्यू ऑफ एक्स बार एंड सिग्मा ऑफ एक्स बार, इसलिए. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ minus 1.96 is z less than minus 0.4. फाइन. तो ये वाला वैल्यू तुम फाइंड आउट कर लेना. Is it okay? So how to find out this? So this will be equals to probability of z less than, so lies between this to this दिया है, so less than minus 0.4 minus probability of, तुम्हें ये minus 1.96 यहाँ पे कहीं पे होगा, minus 0.4 यहाँ पे कुछ होगा, इसके बीच में जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है. तो लेस देन माइनस 0.4 माइनस 1.96, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन minus 1.96. So just try to find out. So f of minus 0.4 minus f of minus 1.96. ये ऑलरेडी डायरेक्ट टेबल से फाइंड आउट करके फाइंड आउट करो, सॉल्व करो एंड टेल मी. टेबल है ना हर किसी के पास? हेलो, आई एम ऑडिबल? प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है नहीं?
सचिन हाँ सर, एक मिनट सर, करो। हाँ ठीक है, सॉल्व करो। एवरीबॉडी मस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। जो लिख रहा हूँ साइड बाय साइड लिखो, ठीक है। सर 0.31 आ रहा है। ओके सॉरी, वो माइक ऑफ कर दिया था मैं, माय मिस्टेक। ओके नाउ okay, so this is if independent samples of size n1 and n2 are drawn at a random from two populations discrete or continuous with means mu1 and mu2 and the variances sigma 1 square and sigma 2 square respectively, then the sampling distribution of the differences of the means x1 bar minus x2 bar is approximately normally distributed. वहां पे क्या था कि in the CLT it says states you that x1 bar minus mu or जो भी है value that follows a standard normal distribution, or you can say that x1 x bar that follows a normal distribution with mu equals to mu x bar and the variance that is equals to sigma square x bar. Okay, but यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि तुम्हारे पास दो means है, differences of the means, so that is given by this one. So z equals to x1 bar minus x2 bar. That means x1 bar minus x2 bar that will be treated as a random variable. जिनका कि mean कितना है, mu of x1 bar minus x2 bar, that is mu1 minus mu2. So
this random variable minus its mean divided by और सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू आता है सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 ठीक है सो दोनों को ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे सो दिस बिकम्स दिस वन तो टेक द स्क्वायर रूट सो दैट फॉलोज है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद 0 ठीक है ये है तुम्हारा थ्योरम तो इसको कहाँ पे हम यूज करते हैं कि जैसे कि दो एक्सपेरिमेंट्स तुम कर रहे हो ठीक है दो एक्सपेरिमेंट्स तुम कर रहे हो एंड यू वांट टू चेक दैट whether is there any significant difference between them or not जैसे कि मानो कि डिफरेंट एरियाज में तुम चेक कर रहे हो कि मेल एंड फीमेल का मतलब कि चेक कर रहे हो कि क्या है मतलब कि जैसे कि एयर पोल्यूशन है मान लो ठीक है एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एयर पोल्यूशन के चलते एयर पोल्यूशन में मान लो कि कितने मेल इम्पैक्ट मतलब कि अफेक्टेड हो रहे हैं या तुम्हारा मतलब कि फीमेल अफेक्टेड हो रही है क्या और कुछ सिंपली मान लो कि कोविड का सिचुएशन ठीक है कोविड सो मान लो कि कितने मेल एंड कितने फीमेल्स कोविड से इन्फेक्टेड हो रहे हैं क्या दोनों के बीच में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है या नहीं रिलेटिंग टू द एरिया ठीक है मतलब इस एरिया में क्या ऐसा है कि दोनों के बीच में नहीं सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है या नहीं मतलब कि वो यदि चेक करना चाहते हो तो ये चेक कर सकते हो इस केस में ठीक है डिफरेंट जगह का डिफरेंट प्रोपोर्शन का मतलब कि कंसिडर कर लो कि कितने फीमेल्स है उनके कितने प्रोपोर्शंस इन्फेक्टेड हो रहे कोविड से तो डिफरेंट एरियाज को कंसिडर करके तुम चेक कर सकते हो कि वेदर दे हैव ए सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस और नॉट ठीक है तो इस टाइप के केसेस में हम लोग जनरली यूज करते हैं ये डिफरेंसेस इन द मीन को लेकर तो जब हम वो सब टेस्ट करेंगे ना तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा इज इट क्लियर इन व्हिच केस वी आर यूजिंग दिस जब पढ़ाऊंगा तब बाद में टेस्टिंग हाइपोथेसिस आएगा वहां पे मैं बता दूंगा ठीक है तो वहां पे ये सब ऐसे प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं कभी इसको ठीक है और जनरली एक चीज ध्यान रखना कि हम ये जो अप्रोक्सीमेशन ले n2 that must be greater than 30 ठीक है सो जनरली इतना मतलब कि ये लार्ज वैल्यू जो 30 से ग्रेटर देन होता है तो अप्रोक्सीमेटली तुम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम सॉरी अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा बोल के बोल सकते हैं ठीक है कोई डाउट यहाँ पे किसी को ओके ठीक है नेक्स्ट वन इज द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एस स्क्वायर ठीक है सो व्हाट इज एस स्क्वायर सो सबसे पहले बता देता हूँ Okay, so let us see here. So sampling distribution of S square. So we have already discussed about chi-square. जब मैं एक प्रॉब्लम था chi-square का बारे में बताया था. chi-square का एक ही पैरामीटर है. A continuous random variable x has a chi-square distribution with n degrees of freedom. Then it has the density function like this: 1 by gamma 1 by 2 to the power n by 2 into x to the power n by 2 minus 1 into e to the power minus x by 2 ठीक है सो ये उसका पीडीएफ था मैं बताया था क्लास में थी गामा 1 by 2 है गामा n by 2 है जस्ट अ मिनट मैं चेक करके बताता हूँ
हाँ गामा n by 2 मैं वही सोच रहा था, गलती है इसमें थोड़ा. So gamma n by 2, this is n ना, n by 2, gamma n by 2, 2 to the power n by 2, x to the power n by 2 minus 1, e to the power minus x by 2. ये है तुम्हारा पीरियड इसका, ये कैस्कर डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक. So then it has the density function like this. तो जिसका जो मतलब कि ग्राफ है, प्लॉट है, इस टाइप का है. तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि सो ये यदि याद रख सकते हो तो रखो, देन अदरवाइज डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस. ओके. सो यहाँ पे कास्कर डिस्ट्रीब्यूशन में इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि तुम्हें जब भी ये वाला टेबल तुम्हें दिया गया होगा कास्कर अल्फा. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्कर अल्फा? दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी रैंडम वेरिएबल x है दैट इज ग्रेटर देन ये जो वैल्यू होगा दैट इज chi-square वैल्यू. सो दैट इज chi-square अल्फा, दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू अल्फा. इसका मतलब एरिया अबव दिस अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व अबव दिस chi-square अल्फा पॉइंट, दैट प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू अल्फा, और that area under the curve that is equal to alpha. Is it okay? So ये तुम्हारा है, ये इतना चीज है. ठीक है. So define chi-square alpha such that chi-square greater than chi-square alpha equals to alpha, which is also 100 into 1 minus alpha critical point उसको कहा जाता है. ठीक है. क्यों कहा जाता है, क्या है, मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा इसको. so it is equals to the area under the curve to the right of this value. ठीक है. एंड जब भी तुम टेबल देखोगे chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का, तो जैसे कि मैं कुछ एक यहाँ पे टेबल शो कर देता हूँ. ओके. ये सही है. सो लुक एट दिस टेबल. ठीक है. टेबल ये वाला जो है क्लियरली विजिबल है हर किसी को, या जूम करूं? ये वाला टेबल दिख रहा है ना हर किसी को? सो यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे chi-square एंड chi-square अल्फा नहीं लिखा है, बट chi-square अल्फा है. तो chi-square डिस्ट्रीब्यूशन का सिर्फ टेबल है. तो इसमें क्या रहेगा तुम्हारा कि जो प्रोबेबिलिटी गिवन है, मतलब कि ये जो है एरिया अंडर द कर्व दैट इज गिवन, दैट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी. ठीक है. सो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज गिवन है. तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू गिवन है यहाँ पे. तो और ये जो वैल्यूज दिया है यहाँ पे अंदर पे, इसका मतलब ये जो वैल्यूज है वो chi-square अल्फा का वैल्यू है. तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये 10 कंसिडर करो. 10 पे 12.55 है. तो 12 और किसका प्रोबेबिलिटी 0.25. तो इसका मीनिंग ये है कि द x ग्रेटर देन 12.55 और 10 डिग्री ऑफ फ्रीडम और chi-square, that probability is 0.2.
ठीक है। और यदि तुम 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंसिडर करो तो देखो कि 14.68 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 14.68 is 0.1 for what? For 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम का स्क्वायर विथ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये है उसका मीनिंग। ऐसे टेबल देखते हैं। टेबल में कोई डाउट है किसी को? हाँ, टेबल में किसी को डाउट है? नहीं। शुभम कुमार समझ में आया? ओके ओके, नेक्स्ट इज ये तो हो गया अभी। तो यदि टेबल समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। ओके ठीक है। ओके, सो राइट नाउ जस्ट सी दिस। तो इसका मीनिंग जैसे कि हाँ यहाँ पे का स्क्वायर 0.05 इक्वल टू 14.067। इसका मीनिंग ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 14.067 फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 7 इज इक्वल टू 0.05। दिस इज योर का स्क्वायर 0.05 फॉर 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। दैट वैल्यू इज 14.067। इज इट क्लियर? ओके, सो अभी का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लिए। सो राइट नाउ हम देखेंगे कि एस स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n टेकन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन हैविंग द वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? देखो कि हमारे पास एक नॉर्मल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका मीन कुछ हम पता नहीं, बट वी नो दैट द वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर। तो हम लोग क्या किए कि यहाँ से कुछ रैंडम सैंपल उठाए, x1 x2 ऐसे करके xn तक रैंडम सैंपल उठाए। देन हम ये बोल रहे हैं कि ये जो रैंडम सैंपल उठाए उसका हम एस स्क्वायर कैलकुलेट करें। क्या है एस स्क्वायर? दैट इज द वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस जो है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रैंडम सैंपल का वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये तो एक्चुअल जो पॉपुलेशन का है, और ये क्या है? एस स्क्वायर जो है जो कि सैंपल का है। तो एस स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या है? क्या था? व्हाट इज एस स्क्वायर? अरे यार नहीं, एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय n माइनस 1 इंटू समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n xi माइनस x बार का स्क्वायर। ये है तुम्हारा एस स्क्वायर। पहले चैप्टर में पढ़ाए थे। ठीक है, ओके। then what you have to do, ये हो गया एस स्क्वायर। तो ये क्या है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस 1 एस स्क्वायर। जैसे कि हम z इक्वल्स टू x माइनस म्यू लिखते हैं, तो जनरली जो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा तो उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। z स्टैंडर्ड नॉर्मल के z से डिनोट करते हैं, तो का स्क्वायर हो तो का से डिनोट करेंगे यहाँ पे। सो का स्क्वायर इक्वल्स टू n माइनस 1 एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, दैट विल फॉलो ए का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी हमारा। सो एक्स बार फॉलो कर रहा है नॉर्मल, और बट एस स्क्वायर जो है n माइनस 1 एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, दैट विल फॉलो है का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इसको मैं प्रूव कर देता हूँ कि क्यों होगा कि का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो साइड बाय साइड तुम लोग भी लिखते जाओ। सो कंसीडर। सर हाँ बोलो। सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम समझ में नहीं आया।
एक्चुअली क्या है ना, उसका जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, मैं क्लास में भी बहुत बार बताया था। जैसे कि जैसे कि रैंडमली तुम कितना एलिमेंट्स चूज कर सकते हो, वो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। जैसे कि रैंडम सैंपल में x1 टू यहाँ पे है ना, x1 टू xn है, तो तुम्हें यदि पता है कि मीन इक्वल टू समथिंग x बार, तो तुम क्या रैंडमली x1 टू xn चूज कर सकते हो? जैसे कि ठीक है, थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ यदि याद नहीं है तो। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आई नो द x बार इक्वल्स टू 5, फाइंड आउट 6 एलिमेंट्स। या 6 नंबर्स, ठीक। तो यदि पहला वाला तुम्हारा 1 है, देन रैंडमली चूज करो 3, और एक 7, देन अदर वन इज 10। क्या मैं यहाँ पे 11 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? नहीं, और एक एलिमेंट, 6 एलिमेंट्स बोल रहा हूँ। सो दैट इज, मान लो ये एक 2 है, कुछ भी, जस्ट ठीक है। क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 चूज कर सकता हूँ? यस और नो? क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशन है कि x बार जो है मीन है 5। डिपेंडिंग ऑन दिस कंडीशन कैन आई रैंडमली चूज 6 एलिमेंट्स? Yes, sir. हाँ, चूज कर सकता हूँ। इसका मीन कितना आ रहा है देखो तो। सेवन प्लस 3 10 प्लस 10 20 प्लस 31 प्लस 1 32, देन 32 प्लस 2 तो 34 डिवाइडेड बाय 6 कितना आ रहा है? 6 इंटू 5 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक। 5.40 तो 5.66 कुछ आ रहा है, पर इसका मीन तो 5 नहीं है ना। बात समझ रहे हो नहीं? तो ऐसा तुम्हें नंबर यहाँ पे लिखना है सच दैट कि मीन तुम्हारा 5 हो, ठीक है। तो रैंडमली कुछ एलिमेंट तुम नहीं लिख सकते हो। इज इट क्लियर क्या बोलना चाहता हूं मैं? तो मैं तुम्हें बोला कि x बार इक्वल टू 5, और मैं बोला कि तुम्हें 6 एलिमेंट तुम्हें चूज करना है, 6 नंबर्स चूज करना है। तो तुम 5 एलिमेंट्स ही रैंडमली चूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो एलिमेंट है तुम्हें ऐसा चूज करना पड़ेगा सच दैट द सम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? यहाँ पे देखो तो 6 इंटू 5 कितना होगा? 6 इंटू 5 इज 30, तो 30 होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें चूज करना पड़ेगा -3 या -4, तभी जाके मीन जो होगा मीन बिकम्स इक्वल टू 5, अदरवाइज मीन विल नॉट इक्वल टू 5। तो तुम्हारे पास एक रेस्ट्रिक्शन हो गया। क्लास में बहुत बार गेट का एग्जांपल भी दिया था, हाँ, ठीक है। जैसे कि तुम एक रूम में बंधे हुए हो, वहां पे एक रूम है, वहां पे यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे एक गेट है, यहाँ पे एक गेट है, 4 गेट है मान लो। तो ये यदि फॉर एग्जाम्पल कुछ कारण के चलते कोई लॉक्ड है, तो तुम्हारे पास कितना डिग्री फ्रीडम बता है रूम से बाहर निकलने के लिए? इस वे से बाहर सकते हो, इस वे में, इस वे में, 3 वेज बचा या नहीं? यदि किसी कारण के चलते ये भी बंद हो गया, देन तुम्हारे पास 2। तो जितने रेस्ट्रिक्शन बढ़ते जाएंगे, जितने कंस्ट्रेंट बढ़ते जाएंगे, तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम उतना घटते जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. अभी समझ में आया डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? Yes, sir, समझ में। और किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, इसमें कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 आ रहा है वो बता देता हूँ, ठीक है। सो consider this one, that the summation of I equals to 1 to n xi minus mu whole square, ठीक है, xi minus mu whole square।
सो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं यहाँ पे, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार माइनस m ठीक है। सो माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार जस्ट एडिशन की सब्ट्रैक्ट किया, देन इसको जस्ट इसको एक बंडल कर लो। सो समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार एक बंडल है ठीक है, प्लस एक्स बार माइनस म्यू एक बंडल है इसका स्क्वायर। सो मान लो इसको a एंड इसको b, सो a प्लस b होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स i इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स बार माइनस म्यू 2ab। ये तो फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ठीक है। और जब हम समेशन का जो है जस्ट 1 मिनट ओके। सो ठीक, so a square plus b square minus a plus 2ab. Right now, if you just expand the summation I equals to 1 to n xi minus x bar whole square plus summation of x bar minus mu whole square I equals to 1 to n plus 2 into 2 to constant I equals to 1 to n xi minus x bar minus 3। सो यहाँ पे तुम देखो i एंड एक्स आई है तो ये i के ऊपर डिपेंड कर रहा है ठीक है। तो ये माइनस म्यू होल स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट को तो मेरी n टाइम्स एडिशन करोगे तो क्या होगा n इंटू दैट ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस i ठीक है। सो दिस विल बी एक्स बार माइनस म्यू summation of I equals to 1 to n xi minus x bar। Is it okay? Then this will be equals to summation of I equals to 1 to n xi minus x bar whole square plus n times of x bar minus mu whole square plus 2 into x bar minus mu। ओके, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो तो, एक्स आई माइनस एक्स बार का वैल्यू ये बताया था।
अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स आई माइनस एक्स बार का समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n क्या होगा? चैप्टर 1 में इसको बताया था मैं। तो सैंपल वेरिएंस n-1 into s स्क्वायर। हाँ, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो सिंपली एक्स आई माइनस एक्स बार है समेशन। स्क्वायर होता तो हाँ ठीक है, मान लेता मैं वो जो भी होगा, और सिंपली एक्स आई माइनस एक्स बार। शुभम कुमार लिखा है। ये तो मीन हो गया ना सर। नहीं, मीन कैसे हो गया? तो नॉट स्क्वायर डेविएशन, तुम इसको यदि डाउटफुल हो रहा है आई इक्वल्स टू 1 to n साइड में कर देता हूँ, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार है ना, तो समेशन ऑफ एक्स आई होगा आई इक्वल्स टू 1 to n माइनस समेशन ऑफ एक्स बार होगा आई इक्वल्स टू 1 to n। सो दिस विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई मींस, तो एक्स बार का मीनिंग क्या है? समेशन ऑफ एक्स आई आई इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाय n, या तुम इसको लिख सकते हो n into x बार दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स आई आई इक्वल्स टू 1 to n लिख सकता हो ना। तो यहाँ पे जब तुम समेशन ऑफ एक्स आई लिख रहे हो आई इक्वल्स टू 1 to n माइनस ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा इंडिपेंडेंट ऑफ आई, सो n into x बार हो जाएगा एंड व्हिच इज इक्वल्स टू n into x बार इज, अब मैं ऑलरेडी फाइंड आउट किया हूँ, समेशन ऑफ एक्स आई आई इक्वल्स टू this becomes xi minus x bar whole square plus n into x bar। so अब s square equals to, मैं ऑलरेडी यहाँ पे शो किया था, पता है हमें कि s square is equals to 1 by n minus 1 into summation of xi minus x bar xi minus x bar whole square, ठीक है। सो यहाँ पे देखो समेशन ऑफ xi minus x bar का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? n minus 1 into s square and में n से डिवाइड, ठीक है। सो दिस बिकम्स समेशन xi minus mu का होल स्क्वायर, सो समेशन ऑफ xi minus mu होल स्क्वायर, ठीक है। सो दैट बिकम्स इक्वल्स टू दिस वन is equals to this one n minus 1 into s square by sigma square plus n into x bar minus mu होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। सिर्फ सिग्मा इसको रिप्लेस किया हूँ इससे और सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड किया, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस becomes equals to ये क्या होगा? तुम्हें पता होगा दिस समेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्लस एंड दिस विल बी इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा इनटू रूट n इसका स्क्वायर है। तो ये भी तुम्हारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, और ये भी तुम्हें पता है कि ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर xi माइनस म्यू अपॉन सिग्मा दैट विल आल्सो फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा? सो n minus 1 into s square divided by sigma square that can be written as I equals to 1 to n xi minus mu upon sigma whole square minus root n into x bar minus mu
अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है। और ये तुम्हें पता है कि प्रीवियस थियोरम से कि दिस विल फॉलो ए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है। एंड as this one also a standard normal का square है, this one also standard normal square, so this one will follow a chi-square distribution with 1 degrees of freedom। तो तुम्हें पता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल chi-square डिस्ट्रीब्यूशन में जब एडिशन करते हैं तो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो भी एडिशन हो जाता है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई ये chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दिस वन chi-square डिस्ट्रीब्यूशन विद 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जब एडिशन होगा ये दोनों तो so this becomes equals to so n minus 1 into s square by sigma square that will follow a chi-square distribution with n minus 1 degrees freedom, क्योंकि यहाँ पे n है और यहाँ पे -1, so n minus 1 degrees of freedom। Is it clear या कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ तक तुम देखो, किसी को डाउट होगा तो पूछना। स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए तो।
So I have shared a Google form. ठीक है, so submit it. Yes. कोई हैंड रेज किया था अभी? कुछ डाउट है? तो सबमिट द गूगल फॉर्म as quick as possible. सर उसमें नाम वगैरह का फील्ड है नहीं सर, सिर्फ क्वेश्चन अरे और आंसर। बाद में भूल गया. So, रुको अभी ये मत करो, 2 मिनट का, जस्ट 1 मिनट. अभी कोई सबमिट मत करो, 2 मिनट. ओके, लिंक को अभी रिफ्रेश करो, फिर सबमिट करो. ठीक है, मैं रेस्पॉन्सेस बंद कर रहा हूँ अभी. एक क्वेश्चन को इतना टाइम लगा रहा है. ओके. फिफ्टी 59 होगा, तो मैं यहाँ पे 1. ओके, बंद कर रहा हूँ. ओके, तो कोई डाउट है किसी को? सर ये बंद कर दिए सर ये फॉर्म? ओके, बंद कर दिया. अच्छा बंद कर दिए सर। हाँ, क्यों, क्या सर हुआ? आंसर बता दीजिएगा। आंसर 1 माइनस अल्फा है. ओके सर ठीक है। 1 माइनस अल्फा मतलब वो ए है. वो अल्फा तो लिखना मुश्किल हो जाता वहां पे. हाँ, क्योंकि B option। का स्क्वायर अल्फा का मीनिंग क्या है? का स्क्वायर अल्फा का मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन दैट इज इक्वल टू अल्फा. तो लेस देन क्या होगा? 1 माइनस अल्फा. सिंपल. ठीक है सर। हाँ, थैंक यू सर। ओके देन. ठीक है, मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ. थैंक यू सर। थैंक यू.
No, ma'am, you are not audible.
Hello? Hello? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Hello? Hello? Yes, ma'am. You are audible, ma'am. Okay, actually through one network I have connected, so now I have changed that network, so maybe due to that network problem. Okay, so good morning all of you. Good So, Good morning, ma'am. so today we will start the new chapter and that new topic also, that is sequential circuit. Okay, so I am presenting my screen. Mm.
Okay, so screen is visible. Screen is visible? Yes, ma'am. Okay. So today we are going to discuss about the new chapter, that is sequential circuit. Okay. So till now we have discussed about which type of circuit? Combinational. Combination. So who can tell me that what do you mean by combinational circuit? Ma'am, it is a type of circuit whose output is totally dependent upon the current inputs and Very not on good. the previous inputs. Very good, very good. So combinational circuit is nothing but output is dependent upon the present input only. Okay. And so what are the examples of the combinational circuit? Ma'am, simple AND gate, OR gate, all of that. What you are telling, that is the combinational gate or combinational circuit. What you are telling, combinational gate or combinational circuit? Ma'am, full adder circuit, it is also an example. Full adder, then Half adder also. then Subtractors. then I remember this much only. Like others, only you are present in the class. Ma'am, encoder, decoder. Binary Very adder. good. Very good. encoder, decoder So- also. Yes. So till now, whatever the circuits we have used, all are the examples of your combinations. Multiplexer we have completed? Multiplexer. No, ma'am. No, ma'am. Multiplexer? नहीं हुआ है? Okay. No, ma'am. नहीं हुआ है. अच्छा. एक मिनट. Okay. So multiplexer, today we will discuss the last part of the combinational circuit, that is multiplexer. Okay. So encoder, decoder, we have completed? Yes, Yes or ma'am. no? Okay. What is encoder? What is encoder? Hello? Anybody can tell what is encoder? An example of any encoder? Hello? Tell me. Nobody knows. Now, in encoder, we give 2 to the power n input and we get n outputs. Very good. Very good. So 2 to the power n inputs and n output. So that is the encoder. Then priority encoder is if only the 2 to the power n output means that is 4 to 2. So 4 input means D0, D1, D2, D3 is the 4 input, and output is suppose AB or X1. Suppose you are taking. And the first combination is 0, 0, 0, 1. If D0 is 1, then output is 0, 0. If D1 is 1, output is 0, 1. If D2 is 1, then output is 1, 0. If D3 is 1, output is 1, 1.
Okay, but in case of priority encoder, if instead of only one input, if more than inputs are active, then which one we have to select as the output. So in that cases, we have to consider the priority concept. That means which are having the highest priority, that you have to consider. Okay, so that is the encoder and decoder. Then another one is the multiplexer. Okay, so what is multiplexer? Multiplexer is a combinational circuit that select binary information from one of the many inputs line and directs it to a single output line. Means it is a combinational circuit that select binary information from one of the many input lines. So in encoder, what happened? 4 inputs. Okay, and how many outputs? Encoder, 4 input, how many output? From 2. 2. But here in multiplexer, instead of 2 output, only I am requiring 1. Are you getting my point? So that means out of 4 combinations, the out of input is 4. So output should be 2, but we are requiring only 1. So which one? So that will be depend upon some select line और कंट्रोल लाइन, बिकॉज जब भी तुम्हारा आएगा 4 इनपुट देंगे तभी तो तुम्हारा 2 ही आउटपुट आएगा, लेकिन 2 आउटपुट से हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा आउटपुट आएगा. दैट विल बी डिपेंड अपॉन द सिलेक्ट लाइन और द कंट्रोल लाइन. तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर. मेनी इनपुट्स बट हाउ मेनी आउटपुट? हाउ मेनी आउटपुट? 1. ओनली वन. सो कौन सा होगा? वो होगा तुम्हारा एनकोडर के साथ अगर हम एक कंट्रोल लाइन भी यूज कर देंगे तो मेनी आउटपुट जो जहां पे आता था एनकोडर में वो मेनी टू 1 करेगा वो कंट्रोल लाइन और सिलेक्ट लाइन. ओके, सो हियर इट इज नोन एज द सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर इनपुट लाइन. जब अगर 4 इनपुट है तो वो 4 इनपुट से कौन सा इनपुट पहले आएगा, नेक्स्ट कौन सा आएगा, वो सिलेक्ट करेगा तुम्हारा एक सिलेक्ट लाइन. ओके, मतलब तुम्हारा सपोज 4 इनपुट है. 4 इनपुट मतलब I0, I1, I2, I3 है. नहीं तो सपोज 2 इनपुट है तो 2 इनपुट से तुम्हारा कौन सा इनपुट फर्स्ट आएगा, कौन सा इनपुट सेकंड आएगा, वो तुम्हारा डिपेंड करेगा सिलेक्ट लाइन. तो सिलेक्ट लाइन जब होगा 0 होगा तो पहला जो इनपुट दिए होंगे वही तुम्हारा डायरेक्ट आउटपुट को चला जाएगा. जब सिलेक्ट लाइन 1 होगा तब तुम्हारा सेकंड वाला जो इनपुट जो भी दिए होंगे वो तुम्हारा आउटपुट चला जाएगा. वैसे ही मेनी 4 to 1. सो 4 इनपुट अगर दोगे तो कितना सिलेक्ट लाइन जरूरत पड़ेगा? 4 इनपुट दोगे तो कितना सिलेक्ट लाइन? 2 सिलेक्ट लाइन, क्योंकि 2 सिलेक्ट लाइन का कॉम्बिनेशन कितना होता है? 4 होता है. तो सिलेक्ट लाइन जब 0 0 होगा तो पहला वाला इनपुट आउटपुट को जाएगा. जब सेकंड वाला मतलब सिलेक्ट लाइन जब 0 1 होगा तब सेकंड वाला इनपुट आउटपुट को जाएगा. जब 1 0 होगा तो थर्ड वाला इनपुट आउटपुट को जाएगा. एंड व्हेन इट इज 1 1 देन फोर्थ इनपुट विल बी कम्स टू output. That means out of many inputs, which one will be my output? That will be depend upon my control line or the select line. Okay. So normally there are 2 to the power n input lines and n select lines. So यहाँ पे क्या होगा? 2 to the power n input line होगा तो n select line होगा. जबकि तुम्हारा एनकोडर में 2 to the power n input line होता था but n output line होता था. And now that n output line is converted to a single output line by containing or by taking as n select line. Okay. So, and whose combinations determine which input is selected. Whose combination is determine which input. मतलब जबकि तुम्हारा 4 से तुम्हारा अगर कॉम्बिनेशन 2 बिट का अगर मतलब मैं बोली ना 2 to the power n इनपुट लाइन मतलब 2 to the power 2 4 इनपुट लाइन तो कितना सिलेक्ट लाइन होगा? कितना सिलेक्ट लाइन होगा? 2 सिलेक्ट लाइन होगा.
तो दो सिलेक्ट लाइन का डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखा है हुज बीट कॉम्बिनेशन। तो अगर दो बीट है तो दो बीट का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 0001 1011। तो वो 00 कॉम्बिनेशन डिटरमाइन करेगा कि फर्स्ट वाला इनपुट सिलेक्ट हुआ है या फिर 01 मतलब सेकंड वाला इनपुट और 10 मतलब थर्ड वाला इनपुट, नहीं तो फोर्थ वाला इनपुट। सो and here it is a 2 to 1 line multiplexer. So here one input is I0, another input is I1. So and the select line is acha 2 input, then how many select line? 1. One select line. So that select line and what are the combination? One bit matlab what are the combination? 0 1 0. That's it. Yes, ma'am. 0 0 1. So and it is saying that when that select line is equal to 0, the first input, whatever may be the first input, that will become as the output. And if a select line is 1, then whatever may be the second input, that will becomes as the output. So वो हम कैसे represent करेंगे? So it is saying that this is the AND gate. Okay, this is the AND gate and this is the select line. So select line for one cases it is 0 and other cases it is 1. So as it is 0 जब होगा तो कौन सा वाला सिलेक्ट होगा? 0 जब होगा तो कौन सा वाला सिलेक्ट होगा? पहला वाला। पहला वाला। तो यहाँ पे देखो हम अगर 0 यहाँ पे देते हैं तो ये सेकंड वाला को क्या जाएगा? सेकंड AND गेट 0 जाएगा। तो ये AND गेट काम करेगा? नहीं, काम नहीं करेगा। अगर मैं 0 देती हूँ तो ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट लाइन क्या होगा? 1 होगा। 1 हो गया। So whatever may be the I0, so ये 1 है, मतलब जो I0 जब एक्टिव होगा, so I0 एक्टिव होगा मतलब वो 1 होगा। तो I0 जब 1 होगा एंड सिलेक्ट लाइन अब अगर हम 0 देते हैं तो वो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? I0 विथ 1। तो हाँ मैम, I0 तो Y आउटपुट क्या आएगा? Y आउटपुट क्या आएगा? मैम 0 नहीं, I0 ना। अगर ये AND गेट तुम्हारा एक्टिव होता है तो yes, हाँ, तो अगर I0 तुम्हारा so this I0, when the I0, this is the first input and this is the second input. When I am giving 0, because as a single select line, so there are two combination. One is 0, another is 1. So when I am giving 0, then this one will be 1. तो जब ये 1 जाएगा तो ये AND गेट एक्टिव होगा। So ये AND गेट एक्टिव होगा मतलब इसका आउटपुट लेट इट बी I0, मतलब वट एवर द इनपुट इट विल बी। जब ये तुम्हारा सिलेक्ट होगा तब तुम्हारा ये AND गेट सिलेक्ट होगा 0 में ये AND गेट सिलेक्ट होगा, इसका आउटपुट आएगा I0। And when this 0 will be coming, then this one is also 0. So any of the input of the AND gate is 0. मतलब ये 0। तो मतलब at that moment Y क्या होगा? सिर्फ तुम्हारा I0 ही आएगा। Then जब हम 1 देंगे तो 1 डायरेक्टली यहाँ जाएगा, तो ये AND गेट एक्टिव होगा। एंड ये जब 1 देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो दिस 0 is coming to this one, so ये काम नहीं करेगा। So at that moment only I1 will be selecting. So we can write Y is equal to I0 S0 bar, I0 S0 bar plus I1, क्या लिखूंगी? I1, sorry, S0 नहीं, sorry, S bar, I1 S. I1 S, yes ma'am. Understood? Yes ma'am. Okay, so that select line जब 0 होगा तो whatever may be the first input, that will be coming as the output. And when select line will be 1, whatever may be the second input, that will be coming as my output. And this is the symbol of the
MOX, or that multiplexer is also represented as a MOX. So I0 is 0 and I0 is 1. What do you mean by that one? As this is a single select line, when it is 0, that I0 will become as the output, and when it is 1, I1 will become as the output. So this is your block diagram, this is your logic diagram. Then here it is written as data flow description of 2 to 1 line multiplexer. So module name of that one, and this is the DF for data flow. Then Y, I0, I1, S, output is Y, input is I0, I1, and the input is S. Okay, and because three are the input, 1, 2, 3 are the input, so then assign Y is equal to, depending upon S, I0 slash I1. So depending upon S means I0 is 0, so I0, and sorry, S is equal to 0 means I0 selecting, and S is equal to 1, I0, I1 selecting. So that representation is like this. When a control signal we are requiring, then we can also write in this way. So module, end module, this is the data flow modeling of 2 to 1 multiplexer. Like this, 4 cross 1 multiplexer. So क्या होगा? 4 cross 1 means 4 input, then how many select line? 2 select line. 2 select line, that is S0, S1. What are the combination? S0, 0, 0, हाँ, 0, 0. जब 0, 0, 0 होगा, sorry, जब 0, 0 होगा तो Y क्या आएगा? Y क्या आएगा? I0. I0, 0, 1, so I आएगा Y1, then 1, 0, I2, 1, 1, I3. Okay, so इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस डायग्राम से कैसे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे? Y is equal to S1 बार, S0 बार, ठीक से नहीं लिख रहा, S0 बार I0 प्लस क्या लिखूंगी? S1 बार S0 I1 plus S1 S0 bar I2 plus S1 S0 I3. Means if this condition satisfies, so output Y is equal to only I0. If or this condition satisfies, so this output will be this input, or this condition satisfy, output is this input or this input. So इसको हम बोलते हैं many to one. तो मतलब जब हमारा बहुत सारा इनपुट है लेकिन हम प्रोसेसिंग करेंगे 1 by 1 करेंगे, तो क्या करेंगे? इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारा मेनी इनपुट है लेकिन जब प्रोसेस हो रहा है तो 1 by 1 प्रोसेस हो रहा है कि नहीं? यस मैम. तब हम क्या करेंगे? इनिशियली जो मेनी इनपुट है हम उसको मल्टीप्लेक्सर में डाल देंगे. तो मल्टीप्लेक्सर में हम देन सिलेक्ट लाइन को सिलेक्ट करेंगे. अगर मुझे थर्ड वाला चाहिए तो मतलब थर्ड वाला का कॉम्बिनेशन में दे दूंगी सिलेक्ट लाइन में, तो वो थर्ड वाला को सिलेक्ट करेगा, वो प्रोसेस होगा. तो बहुत सारा इनपुट है लेकिन एट वन टाइम आई वांट टू प्रोसेस ओनली वन इनपुट. तो बहुत सारे इनपुट से मैं कैसे सिलेक्ट करूंगी कि कौन सा इनपुट मेरा होगा? सो दैट विल बी सिलेक्टेड बाय द multiplexer. Have you understood? Have you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ओके, ये है तुम्हारा बुलियन फंक्शन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. दैट मीन्स ये तुम्हारा एग्जांपल हो सकता है बाय यूजिंग डिजाइन ए 4x1 मल्टीप्लेक्सर बाय यूजिंग 2 नंबर ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर. एंड देन हियर यहाँ पे होता है कि बुलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन
by using 4x1 multiplexer. Okay, so as your portion here it is suppose 4x1, then how many input lines should be connected? यहाँ पे देखो टोटल कितना, यहाँ पे एक फंक्शन है f is equal to x y z and that is equal to summation 1 to 6 7. So can you write down the truth table of that one? If f is equal to x y z and that is equal to summation 1 to 6 7, can you write down that one? लिख सकते हो truth table? Hello. Hello. Yes ma'am, yes ma'am. Truth table लिख सकते हो. So what will be the truth table? देखो x y z, x y z is the input and f is the output. So 0 0 0 2 1 1 1 and where position the ones are present? ये 1 position, then 2 position, then 6 position, then 7 position. Clear up to this? Yes ma'am. Okay. Then why it is just dividing into 2 2 2 2? Why it is dividing into 2 2 2? Why? Because of selector. Not the selector. यहाँ पे selector line क्या होगा? Selector line का कितना होगा? 4x1 में करेंगे ना हम, तो 4x1 का select line कितना होगा? 2 बिट होगा. अच्छा 2 बिट मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा? 1 0 0 0 0 1 1 1. Okay, so from this truth table, you just check that one. If why I am dividing into 4, because how many input line? How many input line? In 4x1 multiplexer, how many input line? अरे 4x1 multiplexer, how many input lines? 2. अरे 4x1. 4x1 multiplexer, how many input line, how many output line? 4 input, 1 output. So why you are thinking so much of? Okay, so 4x1 means 4 input line. So what will be my 4 input lines? So that's why total truth table I am dividing by 4 parts. मतलब कैसे मैं लिखूंगी, क्योंकि मेरा 4 parts आएगा. Because मैं 4 को कनेक्शन तो करूंगी ना, 4 inputs को कनेक्शन करूंगी, तो क्या क्या दूंगी 4 input. So that's why it is dividing into 4 parts. Okay. Next, out of x, y, z, 3 input, so 2 must be your select line. So what will be my select line? All of you just look at this combination of x, y, z. Select line 2 है, मतलब combination क्या आएगा? 0 0 0 1 1 0 1 1. In the first cases, xy is totally 0 0 0 0. Second cases, xy is 0 1 0 1. Third cases, xy is 1 0 1 0. And fourth cases, xy is 1 1 1 1. So whatever my combination, जब भी हम 2 बिट का इनपुट लेते हैं तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? 0 0 0 1 1 0 1 1 होना चाहिए. So as this xy are maintaining as this 0 0 0 1 1 0 1 1. That's why we are connecting this xy as the S0 x1. Have you understood this or not? Have you understood this? Yes ma'am. Okay. हम क्या करेंगे, देखो 3 इनपुट है, तो 3 इनपुट से हम क्या करेंगे, 4x1 मल्टीप्लेक्सर मतलब 2 सिलेक्ट लाइन होगा और 4 इनपुट होगा. तो 2 सिलेक्ट लाइन क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा 4 कॉम्बिनेशन. तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल में हम देख रहे हैं कि एक्स वाई जेड से हमको 2 सिलेक्ट लाइन बनाना है. तो कौन सा सिलेक्ट लाइन बनाएंगे, एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर एक्स जेड. तो हम जानते हैं कि 2 सिलेक्ट लाइन मतलब हमारा कॉम्बिनेशन इज 0 0 0 1 1 0 1 1. सो हियर एक्स वाई इज मेंटेनिंग as we have divided into 4. Why 4? Because 4 इनपुट हमको निकालना है. सो इसलिए हम टोटल जो जितना आउटपुट है हम इसको 4 में डिवाइड कर दिए. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में एक्स वाई 0 0, हियर इट इज 0 1,
here it is 1 0, here it is 1 1. So that's why this XY is connected to your the select line. Okay, the S0 and S1. Then another one, 4 inputs that were required. So that 4 input, whatever the F or output we are getting, that we are related to the third variable. तो अभी देखो तुम F को रिलेट करो मैंने जो Z के साथ. जब मेरा XY कंडीशन 0 0 है, तब अगर Z 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. तो देखो सारे कंडीशन में जब XY 0 1 है, तब Z क्या रहता है, आइदर 0 रहता है, 1 रहता है. जब XY 1 0 रहता है, तब आइदर 0 रहता है, नहीं तो 1 रहता है. सो इसीलिए हमने जो थर्ड वेरिएबल को एंड जो 4 इनपुट लेंगे, 1 2 3 4 जो 4 इनपुट लेंगे, दैट शुड बी रिलेटेड बाय द थर्ड वेरिएबल. क्योंकि कॉम्बिनेशन जो सिलेक्ट लाइन तो तुम्हारा XY हो गया, बाकी जो कॉम्बिनेशन आएगा या फिर जो 4 इनपुट आएगा, हम उसको हिसाब से कैसे लेंगे, Z को हम रिलेट कर देंगे कि क्या क्या आएगा. तो यहाँ पे देखो जस्ट क्या आ रहा है, जब XY छोड़ दो, जब Z 0 1 होता है तो F भी क्या होता है, F क्या होता है, देखो F क्या होता है, बोलो F क्या होता है. अरे नहीं, Z 0 है 1 है तो F भी क्या है, 0 और 1 0 0 1 है. तो we can say that when the select line XY is 0 0, then whatever may be the value of Z, F is equal to same. जो भी आएगा XY 0 0 कंडीशन में तुम्हारा अगर Z 0 होता है तो F तुम्हारा 0 आएगा, नहीं तो अगर XY कंडीशन में Z तुम्हारा 1 आता है तो आउटपुट तुम्हारा 1 आएगा कि नहीं. देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या है कि इसको सिलेक्ट लाइन, एक सिलेक्ट लाइन एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट लाइन, तीसरा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट लाइन, चौथा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट लाइन. जब सिलेक्ट लाइन 0 0 रहता है तो 0 0 में कितना कॉम्बिनेशन रहता है, 2 कॉम्बिनेशन. 0 0 रहता है तो तुम्हारा आउटपुट 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो अगर तुम्हारा XY 0 0 है, जब तुम्हारा Z 0 होता है तो F 0 होता है, जब Z 1 होता है तो F 1 होता है. तो दैट्स व्हाई इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 0 वी आर कीपिंग F is equal to 0. Sorry, F is equal to Z. Have you understood? Have you understood or doubt? Hello? Hello? अंडरस्टूड. एक्चुअली तुम्हारा कितना आउटपुट कितना आएगा, एक आउटपुट आएगा, लेकिन कितना इनपुट कितना होगा, टोटल इनपुट कितना है, 4 है तुम्हारा. एक्चुअली ये माने F ऑफ XYZ तो कितना कॉम्बिनेशन है, F ऑफ XYZ तो कितना कॉम्बिनेशन है, 8 कॉम्बिनेशन. बट तुम उस 8 कॉम्बिनेशन को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, 4 में रिप्रेजेंट, 4 इनपुट में रिप्रेजेंट कर रहे हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. नॉर्मली अगर हम इसको इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरा ट्रूथ टेबल क्या आएगा, सब 0 0 0 to 1 1 1 आएगा. जब कॉम्बिनेशन 0 0 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा, जब 0 0 1 होगा तो आउटपुट 1 आएगा. जस्ट लाइक यू आर सीइंग द आउटपुट, यस और नो. तुम ऐसे ही चेक जो कॉम्बिनेशनल डिजाइन किए हो, यू हैव सीन जब इनपुट 0 0 0 होगा तब मेरा आउटपुट 0 आना चाहिए, जब इनपुट 0 0 1 होगा तब आउटपुट 1 होना चाहिए. ऐसे तुम देखे हो ऑलरेडी यू हैव डन 3 to 8 डिकोडर, 3 to 8 डिकोडर. लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, 3 to 8 डिकोडर को हम किस में प्रेजेंट कर रहे हैं, 3 to 8 डिकोडर, लेकिन हमारा अभी किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर में. तो मल्टीप्लेक्सर में हमारा कितना इनपुट है, 4 इनपुट, 4 इनपुट 2 सिलेक्ट लाइन. ओके, 4 इनपुट होगा 2 सिलेक्ट लाइन होगा. और आउटपुट कितना है, 8 आउटपुट 8 है.
मैम नहीं। एक वन हाँ, ओनली वन। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो टोटल 8 कॉम्बिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ओनली इट इज शोइंग ओनली वन आउटपुट। तो इसलिए जो 8 कॉम्बिनेशन को जब 4 इनपुट के साथ लगाएंगे, इसीलिए हमने उसको डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 इनपुट को हम करेंगे। देन वो क्या कर रहा है, फिर 2 तो सिलेक्ट लाइन भी लगाना है इनपुट के साथ, तो वो सिलेक्ट लाइन को हमने 2 वेरिएबल ले लिया। अभी जो लास्ट वेरिएबल रहा है उसको हम ये आउटपुट के साथ रिलेट करेंगे, क्योंकि वो ही हमारा इनपुट के साथ रिलेट होगा। तो ये देखो, फर्स्ट वाला क्या है, 0 1 जब है तो f इज इक्वल टू जेड है। नेक्स्ट 0 1 0 1, इसमें z क्या है, f क्या है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ f एंड z? f इज इक्वल टू 1 मिनट, I am just sending the link of that Google form. Okay, I have sent the link. Have you seen that one? Yes, ma'am. First,
Hello, those who have completed, they can look at this. I'm explaining and completing this. Okay, so today, it's the next day, we will start the synchronization sequential circuit. Okay, so I'm explaining this. So have you understood up to this first one? Hello, respond me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Acha. So next is when the xy is 0, 1 and z is 0, 1, f is the 1, 0. So what is the relation of z with f? That is f is equal to what? F equal to Z. Z dash. Second one, हाँ, Z. सेकेंड वाला मतलब जब इस कॉम्बिनेशन में अगर z 0 है तो f आएगा 1, अगर z 1 है तो f आएगा 0. ओके, सो दैट इज द f इज इक्वल टू z dash. नेक्स्ट इन दिस कंडीशन 1 0 कॉम्बिनेशन जब होगा तो z अगर 0 है तो आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट क्या आ रहा है? 0. एंड अगर z 1 भी है तब भी आउटपुट क्या आ रहा है? 0. So we are just only representing that whatever in the 1 0 combination, whatever may be the z value, but f is Always 0. always 0. Then in the last combination, whatever may be the z value, f is always 1. Now this here S0, S1 are connected as SXY, and the 4 input is, one of the input is your Z, this one is Z, one is Z dash, another is 0, another is 1. Okay. Now first combination we are just checking. कैसे हम चेक करेंगे? पहले XY अगर सिलेक्ट लाइन के हिसाब से मेरा फर्स्ट इनपुट आउटपुट को जाएगा. If the सिलेक्ट लाइन इज 0 0, तो कौन सा सिलेक्ट होगा? कौन सा सिलेक्ट होगा? मैम पहला वाला मेरा क्या है? f इज इक्वल टू z. वेरी गुड. तो पहला वाला f हो जाएगा इज इक्वल टू z. मतलब 0 0 में जब z 0 होगा तो f मेरा 0 होगा. 0 0 अभी तो मेरा xy क्या है? 0 0 है. अभी अगर z एक ही तो इनपुट है, तो अगर z तुम्हारा 0 है तो 0 आएगा, z अगर 1 है तो तुम्हारा 1 ही आएगा. क्लियर? यस मैम. अगर देन सेकंड कॉम्बिनेशन जब XY सिलेक्ट लाइन 0 1 होता है तो कौन सा वाला सिलेक्ट होगा? सेकंड वाला. यस मैम. सेकंड वाला क्या है? f इज इक्वल टू z डैश. ओके, f इज इक्वल टू z डैश होगा. सो z डैश मतलब अगर 0 1 कॉम्बिनेशन में z 0 है तो f क्या आएगा? 1 आएगा. 1. अगर z 1 है तो f 0 आएगा. यस मैम. ओके, देन जब 1 0 है तब क्या कौन सा सिलेक्ट होगा? थर्ड वाला. सो थर्ड वाला में क्या होगा? अगर 1 0 कॉम्बिनेशन इफ z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 1, वट एवर मे बी द वैल्यू, but output is always 0. Okay. Then last combination 1 1 जब भी होगा तो 1 डायरेक्टली आ जाएगा f में. ओके, तो कितना आउटपुट आया? पॉसिबल आउटपुट कितना हो सकता है? 8 आउटपुट हो सकता है, बट 8 से मैं 1 by 1 ओनली 1 आउटपुट में सिलेक्ट करती हूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आउटपुट कितना हो सकता है? मेरा 8 हो सकता है. जैसे कि 0 ये 0 1 1 0 0 0 1 1, but at one time only I am getting how many output? Only one. One output, and that will be depend upon your select line, like this select line and the input line. So any of the Boolean function can be implemented by using MOX. तो जो मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर हम लोग जो पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन है. जब हम हायर वर्जन वाला यूज करेंगे डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर तो लोअर वर्जन का यूज करके हम कर सकते हैं. नहीं तो हमारा जो बुलियन फंक्शन हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको भी हम बाय यूजिंग डिकोडर, बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर यूज करके हम भी
डिजाइन कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द एडवांटेज? देखो ये एक मॉक से एक डायरेक्टली एक चिप है. तुम जब अगर 3 to 8 डिकोडर करते तुम्हारा कितना गेट्स यूज होता? कितना गेट यूज होता? तुम तो ऑलरेडी डिजाइन किए हो ना 3 to 8 डिकोडर, क्यों कि नहीं? हेलो हेलो 3 to 8 डिकोडर डिजाइन किए हो कि नहीं? सर्किट डायग्राम मानस 3 to 8 decoder, so many gates are used, but in this cases, MOX cases, it is a single chip. So by single chip, we can implement the Boolean function. So that is the advantage of using multiplexer. Okay. Okay. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.